जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की डेट से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी सीरीज का। ये इंडियन पॉलिटी सीरीज का पहला वीडियो है। इसके अंतर्गत हम कंप्लीट पॉलिटी को, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसको कंप्लीट तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आज का जो विचार है उसको देखते हैं। आज का विचार क्या है? फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। पढ़ाई का क्षेत्र हो या युद्ध का मैदान हो, कोशिश भरपूर होनी चाहिए। कोशिश हमें भरपूर करनी चाहिए, चाहे वो जो भी क्षेत्र हो। अब पहले टॉपिक पे आते हैं कि राज्य व्यवस्था होती क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे हेडिंग दी गई है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसमें भारतीय तो हमें समझ में आता है, लेकिन राज्य व्यवस्था क्या होती है इसको समझते हैं। तो किसी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसको वहाँ की राज्य व्यवस्था कहते हैं। उसी प्रकार से जो भारत की राज्य व्यवस्था है, जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, उसको भारतीय राज्य व्यवस्था कहेंगे। इसको अंग्रेजी में इंडियन पॉलिटी कहते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है, क्लियर हो गई। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसी को हम भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। ये चीज़ आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आखिर भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या चीज़, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगले टॉपिक जो दिया गया है वो लिखा गया है कि भारतीय संविधान क्या होता है। कि कोई भी जो राष्ट्रवादी देश होता है वो कुछ लिखित नियम एवं सिद्धांतों पे कार्य करता है, कुछ लिखित नियम एवं सिद्धांतों के अनुसार चलता है। जो ये लिखित में नियम एवं सिद्धांत होते हैं, इन्हीं की जो एक बुक होती है, मतलब लिखित नियम एवं सिद्धांतों की जो बुक होती है, जिस बुक पे कोई राष्ट्र चलता है उसे वहाँ का संविधान कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसीलिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चूँकि भारत एक राष्ट्रवादी देश है तो भारत जो है वो कुछ लिखित नियम एवं सिद्धांतों के आधार पे चलता है। इन्हीं लिखित नियम एवं सिद्धांतों की जो पुस्तक है उसको संविधान कहते हैं। इस संविधान के अनुसार ही हमारा भारत देश चलता है। संविधान की एक दूसरी परिभाषा ये भी होती है कि सभी के लिए समान कानून को संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़, संविधान क्या चीज़ होता है, क्लियर हो गया। भारतीय संविधान क्या है वो भी क्लियर हो गया, ठीक। तो संविधान क्या है, क्लियर हो गया। दूसरा देखिए क्या चीज़ है। दूसरा दिया गया है कि सरकार क्या होती है। एक चीज़ यहाँ पे और हम समझते हैं कि सरकार होती क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है। तो किसी भी देश को या कोई भी राष्ट्रवादी जो देश होता है उसको संविधान के अनुसार चलाने वाली जो संस्था होती है, किसी भी देश को संविधान के अनुसार चलाने वाली जो संस्था होती है, यह उसी को गवर्नमेंट या सरकार कहते हैं। यहाँ पे ये इमेज दी गई है, ये हमारा जो भारतीय संविधान है उसके टाइटल पेज की इमेज है। ऐसे ही होता है हमारा भारतीय संविधान की बुक, ऐसे ही होती है। तो गवर्नमेंट समझ में आ गया कि गवर्नमेंट क्या होती है। अगला समझते हैं नेक्स्ट क्या होता है। यहाँ पे सरकार के टाइप्स दिए गए हैं कि सरकार के विभिन्न हिस्से कौन कौन से होते हैं। सरकार तो मैंने आपको बता दी। अब जो एक सरकार होती है वो कई हिस्सों से मिलकर बनी हुई होती है, उसके कई हिस्से होते हैं। अब इन हिस्सों को समझने से पहले हम थोड़ा सा जो हमारे देश में वर्तमान सरकार है उसको समझते हैं कि वर्तमान में कौन सी सरकार है। वर्तमान में हमारे देश में जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है। एनडीए बोले तो बीजेपी की सरकार है। एनडीए का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। मतलब हमारे देश में वर्तमान में जो सरकार है जो पूरे देश को चलाती है वो बीजेपी की सरकार है, उसे एनडीए भी कहते हैं। एनडीए का मतलब होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का थोड़ा सा इतिहास समझते हैं कि बीजेपी की सरकार जो वर्तमान में हमारे देश में बनी है उसका इतिहास क्या है। देखिए, बीजेपी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने राष्ट्रीय जनसंघ पार्टी के रूप में की थी।
अतीत में पहले काफ़ी समय पहले बीजेपी की स्थापना राष्ट्रीय जनसंघ पार्टी के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में यही राष्ट्रीय जनसंघ पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गई, परिवर्तित हो गई और आज 2014 में ये चुन के आई थी और दूसरा कार्यकाल इसका चल रहा है 19 से बीजेपी का हमारे देश में। तो बीजेपी क्या है समझ में आ गया, सरकार क्या होती है। अब समझते हैं सरकार के हिस्से कौन कौन से। देखिए, एक जो सरकार होती है उसके मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये 3 हिस्से दिए गए हैं। सरकार के मुख्यतः 3 ही हिस्से होते हैं। उसमें से जो सबसे पहला हिस्सा होता है सरकार का, वो होता है विधायिका। विधायिका क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। देखिए, सरकार का जो पहला हिस्सा है विधायिका, विधायिका का काम होता है नियम एवं कानूनों का निर्माण करना एवं समय समय पर नियम एवं कानूनों में संशोधन करना। देश के लिए कानून का निर्माण करना एवं समय समय पर उन कानूनों में उचित संशोधन करना, ये काम होता है विधायिका का, विधायिका वाले हिस्से का। जैसे आपने देखा होगा, ये कार्य हमारी जो संसद है वो करती है। संसद में बैठे हुए जो सदस्य होते हैं वो विधायिका का कार्य करते हैं। अब संसद क्या होती है, क्वेश्चन यहाँ आए भी समझ में आना चाहिए आपको। संसद हमारे देश की वो ऑफिस है जहाँ से पूरे देश के लिए नियम एवं कानून बनते हैं। संसद दिल्ली में है। अगला जो प्रकार है सरकार का, उसको कहते हैं कार्यपालिका। जो यहाँ पे दिया गया है इसको कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है सरकार के अंदर। देखिए, कार्यपालिका का काम होता है जो विधायिका ने नियम बना दिया है या जो विधायिका के द्वारा नियम बनाए गए हैं, संशोधन किए गए हैं, उनको लागू करवाने का कार्य, उनको लागू करवाने की जिम्मेदारी जो होती है वो कार्यपालिका के ऊपर होती है। कार्यपालिका उन नियमों को लागू करवाती है। अब आप कहेंगे कि ये कौन होते हैं, तो आपने देखा होगा जो डीएम, एसडीएम या जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि कानूनों को लागू करवाते हैं। जो पुलिस विभाग होता है ये सब कानूनों को फॉलो करवाते हैं, लागू करवाते हैं। तो ये जो सदस्य होते हैं डीएम, एसडीएम या जो भी अधिकारी सदस्य होते हैं, ये सब हमारे देश की कार्यपालिका का ही हिस्सा होते हैं। अगला एक तीसरा भाग आता है न्यायपालिका। अगला जो तीसरा हिस्सा आता है उसको कहते हैं न्यायपालिका। देखिए, समाज के लिए एक जरूरी अवयव होता है न्याय। तो न्याय भी सरकार का एक हिस्सा है। न्यायपालिका का जो उद्देश्य होता है, न्यायपालिका का कार्य होता है, वो होता है जनता को न्याय देना। जो विधायिका के द्वारा कानून या नियम बनाए गए हैं उनका विश्लेषण करना कि ये नियम सही हैं कि नहीं सही हैं। ये कार्य जो होते हैं ये न्यायपालिका के होते हैं। जो न्यायपालिका हमारी होती है वो कई भागों में मिलकर बनी होती है, जिसको हम अगले स्लाइड में समझेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि जो कार्यपालिका होती है हमारी, उसके जो सदस्य होते हैं, उसमें कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्थायी सदस्य, जिनको हम परमानेंट मेंबर कहते हैं। एक होते हैं अस्थायी सदस्य। मतलब कार्यपालिका में वर्क करने वाले सदस्य 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्थायी, एक होते हैं अस्थायी। 2 टाइप के सदस्य होते हैं। तो स्थायी सदस्य वे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अपने सामाजिक उसमें, कि जैसे डीएम होते हैं या एसडीएम होते हैं, ये जो सदस्य हैं ये स्थायी सदस्य हैं। ये क्या है, ये स्थायी सदस्य हैं। लेकिन जो जनता के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं सरकार में, जिन्हें जनता चुन के भेजती है, वे अस्थायी सदस्य होते हैं। जैसे हमारे पीएम हैं,
हमारे सीएम सर हैं। ये जो भी सदस्य जनता चुन के भेजती है सरकार में, वो अस्थायी सदस्य होते हैं। उनका निश्चित कार्यकाल होता है, वो 5 साल के लिए 6 साल के लिए बनते हैं। लेकिन जो डीएम एवं एसडीएम जैसे कार्यकारी अधिकारी होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं। तो कार्यपालिका में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य। अभी मैंने आपको बताया जो हमारी विधायिका होती है उसका उद्देश्य होता है, जो कार्य होता है वो नियम एवं कानूनों का निर्माण करना होता है। विधायिका जो है इसके 2 सदन होते हैं। अब 2 सदन का मतलब क्या होता है? 2 सदन का मतलब जहाँ से विधायिका काम करती है, जिस ऑफिस से नियम एवं कानून का निर्माण होता है, वहाँ पे 2 प्रकार की ऑफिस होती हैं। एक को कहते हैं राज्यसभा, एक को कहते हैं लोकसभा। वहाँ पे क्या, तो जो राज्यसभा होती है उसको हम स्थायी सदन, बड़ा सदन, प्रमुख सदन या उच्च सदन कहते हैं। जबकि जो लोकसभा होती है, लोकसभा को अस्थायी सदन, निम्न सदन या फिर छोटी सभा भी कह सकते हैं। मतलब इन दोनों में राज्यसभा जो होती है वो उच्च सदन होता है एवं जो लोकसभा होती है वो निम्न सदन होता है। विधायिका के 2 सदन होते हैं, 2 ऑफिस होते हैं। एक बड़ी ऑफिस होती है जिसको राज्यसभा कहते हैं, एक छोटी ऑफिस होती है जिसको लोकसभा कहते हैं। जो सरकार है इन दोनों सभाओं से, इन दोनों ऑफिसों से मिल कर के चलती है। ये विधायिका के हिस्सा होते हैं। तो विधायिका क्लियर हो गया, कार्यपालिका क्लियर हो गया, न्यायपालिका का क्या कार्य होता है वो भी क्लियर हो गया। सरकार होती क्या है? इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनी होती सरकार, उसी को सरकार कहते हैं। सरकार की डिफिनेशन भी हमने आपको अच्छे से बताया। अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है विधायिका, जो हमने आपको अभी बताया कि जो विधायिका होती है उसके 2 भाग होते हैं, 2 सदन होते हैं। ये यहाँ पे दिया गया है। पहला राज्यसभा होता है, राज्यसभा को स्थायी सदन, उच्च सदन भी कहते हैं। और जो लोकसभा होता है उसको निम्न सदन या अस्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे कार्यपालिका दिया गया। कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होते हैं स्थायी सदस्य जैसे डीएम और एसडीएम, एक होते हैं अस्थायी सदस्य जैसे पीएम एवं सीएम, या जो जनता के द्वारा चुन के भेजे गए होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो कार्यपालिका के 2 प्रकार के सदस्य, विधायिका के 2 प्रकार के ऑफिस। ये क्लियर हो गया। आगे समझते हैं। यहाँ पे भारतीय जो हमारी न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है हमारे देश की, इंडियन जुडिशरी है, उसका थोड़ा सा इतिहास समझते हैं और उसके स्तर कितने होते हैं। जो भारतीय न्यायपालिका उसके स्तर कितने स्तरों में, कितने भागों में हमारी न्यायपालिका बटी हुई है उसको समझते हैं। तो हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जो न्याय व्यवस्था है, वो 3 भागों में बटी हुई है। क्या है? वो 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें से जो सबसे निचला स्तर होता है वो होता है जिला न्यायालय या फिर लोकल न्यायालय, निचली न्यायालय जिसको कहते हैं, या जिला न्यायालय या स्थानीय न्यायालय भी कहते हैं। ये स्तर होता है सबसे निचला स्तर। अगर कोई छोटा मोटा विवाद होता है वो सबसे पहले जिला न्यायालय या फिर निचली अदालत में जाता है। ठीक, उससे उच्चतम स्तर पे दूसरे नंबर पे जो न्यायालय होती है उसको कहते हैं उच्च न्यायालय। इसी को हम हाई कोर्ट भी कहते हैं। जो दूसरे स्तर पे न्यायालय होती है उसको हम हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कहते हैं। वर्तमान में हमारे देश में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। हमारे देश में टोटल हाई कोर्ट्स की जो संख्या है वो 25 है। अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट स्थापित हैं। हमारे देश में जो कोर्ट का तीसरा स्तंभ होता है, यानी तीसरा स्टेप होता है, वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो होती है वो हमारे देश की सबसे सर्वोच्चतम न्यायालय होती है। इससे ऊंचे हमारे देश के कोई न्यायालय नहीं है। इसका दिया हुआ फैसला सर्वमान्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय की एक ही पीठ है, वो है दिल्ली में, नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय। इसी को सर्वोच्च न्यायालय को ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसी को सर्वोच्च कोर्ट कहते हैं, इसी को एससी भी शॉर्टकट में कहते हैं। ये चीज़ भी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो 3 स्तरों में बटी हुई है। 3 स्तरों में बटी हुई है। सबसे निचला स्तर
निचली अदालत या जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरे नंबर पे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, तीसरे स्तर पे हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो कितने भागों में हमारी न्यायपालिका बटी है ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा जो हमारे देश की न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा इतिहास समझते हैं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट बनी कैसे, क्या इतिहास है उसका, क्योंकि किसी चीज़ को अगर समझना है तो सबसे पहले उसके इतिहास को भी समझना पड़ता है। देखिए हेडिंग दी गई है यहाँ पे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे दिया गया है। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, इससे न्यायपालिका का क्या संबंध है, इसको समझते हैं। देखिए 1773 ईस्वी में जो अंग्रेज थे हमारे देश में शासन कर रहे थे, उनके द्वारा एक कानून लाया गया देश में। उस कानून के तहत, उस नियम के तहत देश में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई देश में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट या फिर नियामक कानून। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे तो यहाँ पे जो कानून लगते थे, यहाँ पे जो नियम लगते थे, वो नियम यहाँ नहीं बनते थे। वो नियम ब्रिटेन में बैठी हुई रानी एलिजाबेथ के द्वारा लागू किया जाता था। वहाँ से रानी एलिजाबेथ के द्वारा लेटर के रूप में, पत्र के रूप में लिख करके नियमों को भेजा जाता था इंडिया, और वो नियम यहाँ पे लागू होता था। तो 1773 ईस्वी में जो नियम भेजा गया भारत, उसका नाम पड़ा 1773 ईस्वी का नियामक कानून। अब 1773 ईस्वी के नियामक कानून के तहत ही भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब स्थापना क्यों हुई इसकी भी ज़रूरत समझिए। स्थापना अंग्रेज़ों ने हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की इसलिए की क्योंकि जैसे यहाँ पे अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं, अब किसी भारतीय से अंग्रेज से झगड़ा हो गया, किसी भारतीय से अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका झगड़ा हो गया, तो इन झगड़ों को, इन विवादों को निपटाने के लिए अंग्रेज़ों को महसूस हुआ कि यहाँ पे एक कोर्ट होनी चाहिए जो अंग्रेज़ों के विवादों को निपटा सके। तो उसके लिए इन्होंने 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देश में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। अब वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई? उस सुप्रीम कोर्ट की पहली जो सुप्रीम कोर्ट थी उसकी स्थापना कलकत्ता के एक विलियम फोर्ट नामक इमारत में हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता के विलियम फोर्ट नामक इमारत में हुई। अब आप पूछेंगे जब ये सुप्रीम कोर्ट थी तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, देश की जो पहली सुप्रीम कोर्ट थी उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा एम्पे। वो एक अंग्रेज थे। वो पहला जो सुप्रीम कोर्ट था उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो अंग्रेज थे, उनका नाम था एलिजा एम्पे। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो पहली स्थापना हुई सुप्रीम कोर्ट की वो समझ में आ गया। समय धीरे धीरे गुजरता गया। 1935 में एक और नियम आया हमारे देश में, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, जिसको कहा गया 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या कहा गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत, इस नियम के तहत अंग्रेजों ने हमारे देश में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की। क्या किया? संघीय न्यायालय की स्थापना की। ये जो संघीय न्यायालय की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा देश में की गई, ये त्रिसदस्यीय थी। त्रिसदस्यीय का मतलब हुआ एक इसमें मुख्य न्यायाधीश था और दो अन्य न्यायाधीश होते थे। जो संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना देश में की गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना किसके तहत की गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। ये त्रिसदस्यीय था, इसमें एक मुख्य सदस्य होता था और दो अन्य न्यायाधीश होते थे। इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम मैक्सिस गेवेयर था। वो भी एक अंग्रेज थे। मैक्सिस गेवेयर भारत शासन अधिनियम के तहत जो हमारे देश में फेडरल कोर्ट बना था, संघीय न्यायालय बना था, उसके मुख्य न्यायाधीश थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ हमारे देश में, तब एक हमारे देश में
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ, तब एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने, वो जो पहले फेडरल कोर्ट था उसके अंतिम न्यायाधीश का नाम था हीरालाल जी कानिया, H.G. कानिया। वो हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट बनी उसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठेगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बनी वो जो पहले फेडरल कोर्ट था, इन दोनों में अंतर क्या था? तो हमारे स्वतंत्र भारत की जो पहली सुप्रीम कोर्ट थी उसमें और भारत शासन अधिनियम के तहत जो फेडरल कोर्ट देश में बना हुआ था, उन दोनों में अंतर ये था कि फेडरल कोर्ट जो पहले था वो अंग्रेज़ों के अधीन काम करता था, अंडर में काम करता था। लेकिन जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो सरकार से भी स्वतंत्र है। उसका सरकार का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। एक क्वेश्चन यहाँ और माइंड में उठना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, उसने कोई निर्णय दे दिया और वो निर्णय नहीं सही है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे और वो गलत हो, क्योंकि हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो जब निर्णय देती है तो बहुत सोच समझ के देती है और वो पूरे देश के लिए सर्वमान्य होता है। हाँ, लेकिन उसके विरुद्ध में जो निर्णय आया है उसके विरुद्ध में एक ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है आर्टिकल 72 के तहत दया याचिका। अब ये दया याचिका आर्टिकल 72 क्या होता है? देखिए, जो हमारे संविधान में कानून लिखे गए हैं, नियम लिखे गए हैं, वो अनुच्छेद करके लिखे गए हैं। मतलब 1 नंबर नियम, 2 नंबर नियम, 3 नंबर नियम, ऐसे करके लिखे गए हैं। तो जो 72 नंबर नियम है हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि अगर हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो उसके तहत आप राष्ट्रपति के पास में दया याचिका की अर्जी दे सकते हैं, मतलब दया याचिका की अर्जी लगा सकते हैं। एक ही ऑप्शन होता है और संविधान के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आपको कुछ करना है तो वो होता है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के सम्मुख आप दया याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें क्लियर हो गई? यहाँ पे भारतीय न्यायपालिका क्लियर हो गई। थोड़ा सा उसका हम लोगों ने इतिहास भी समझ लिया, भारतीय न्यायपालिका का कैसे है। आगे समझते हैं। देखिए, जो स्टेट होता, देखिए यहाँ पे राज्य दिया गया है, स्टेट का मतलब यहाँ पे समझते हैं स्टेट होता क्या है। स्टेट का मतलब यहाँ सीधा सा आप इससे मत लगा लीजिएगा कि स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसका मतलब नहीं होता। स्टेट एक परिभाषा है। स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जिसका पहला नंबर तो कुछ भूभाग होना चाहिए, कुछ ज़मीन होनी चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा नंबर, वहाँ पे जनसंख्या निवास करनी चाहिए। स्टेट के अंतर्गत कोई राज्य भी आ सकता है। स्टेट के अंतर्गत हमारी जो केंद्र की सरकार है, जो हमारे पूरे देश वाली सरकार है, वो भी आती है। स्टेट के अंदर कोई जो अथॉरिटी होती है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, रेलवे अथॉरिटी हो गई, ये भी एक प्रकार का स्टेट ही है, क्योंकि इनका एक क्षेत्र होता है, इनकी एक जनसंख्या होती है, मतलब इनमें भी लोग होते हैं कार्य करने वाले, और इनमें भी एक कंट्रोलिंग बॉडी होती है, एक सरकार होती है, और इनकी भी क्या होती है, श्रम प्रभुता होती है। श्रम प्रभुता का मतलब इनका कंट्रोल होता है। जो ये क्षेत्र होता है या जो सिस्टम होता है उस पर जो आल कंट्रोलिंग होती है, जो आल नियंत्रण होता है, जो पूरा नियंत्रण होता है, नियंत्रण को ही हम श्रम प्रभुता कहते हैं। तो एक जो राज्य होता है, राज्य की परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि राज्य उसे कहते हैं जिसका कुछ भूभाग हो, क्षेत्र हो, जिसमें कुछ लोग हों, मतलब जनसंख्या हो, एक वहाँ पे सरकार हो, मतलब एक नियंत्रण संस्था भी होनी चाहिए उसकी, और उस नियंत्रण संस्था का उस पर कंट्रोल होना चाहिए, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। ये इतनी चीज़ें मिलकर एक राज्य को बनाती हैं।
राज्य का मतलब हम दोबारा से बताना चाहते हैं आपकी, राज्य का मतलब यहाँ किसी प्रदेश से नहीं है। राज्य का मतलब राज्य के अंतर्गत एक स्टेट भी आता है, मतलब यूपी बिहार भी आता है। राज्य के अंतर्गत आपका केंद्र सरकार भी आती है। राज्य के अंतर्गत कोई संस्थान, कोई अथॉरिटी भी आती है, चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, चाहे वो कोई भी दूसरी अथॉरिटी हो। ऐसी चीज़ों को राज्य कहते हैं संविधान के अनुसार। तो ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। हमने इसमें इस वीडियो में क्या क्या समझा? हमने समझा सरकार, पहला नंबर पॉलिटी क्या होती है, यानी राज्य व्यवस्था क्या होती है, सरकार क्या होती है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था है उसका थोड़ा सा हमने संक्षिप्त में इतिहास समझा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।